नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पीएसटीसी एग्जाम के। सबसे पहले हमने कल जब बात करी थी तो सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और मैंने हमारी रणनीति के बारे में चर्चा की थी कि आपके सिलेक्शन में हमारी क्या भूमिका रहेगी। उसी को लेकर आज हम पहली क्लास लेकर आए। दोस्तों, जो सबसे पहला पोर्शन है, मैंने आपको बताया था कि 150 नंबर का मामला है रीजनिंग वाले सेगमेंट का। और सबसे मस्ट भी इंपॉर्टेंट यदि सेगमेंट में बताऊं आपको बीएसटीसी के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट दोस्तों रीजनिंग वाला है। हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था रीजनिंग में 150 में से 150 स्कोर भी लाया जा सकता है। ये मेरी गारंटी है, मैं आपके साथ कार्य करूंगा। आपको भी सेम उसी एफिशिएंसी से, जिस एफिशिएंसी से मैं आपके साथ लगा रहता हूं, उसी एफिशिएंसी से आपको भी लगा रहना है। तो निश्चित तौर पर आप 150 में से 150 नंबर ला सकते हो। रणनीति हमारी रहेगी एकदम, हम ऐसा माइंडसेट बनाएंगे स्टार्टिंग वाली क्लास से ही दोस्तों, हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आए समझ में। एक एक टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा डिस्कशन हमारा रहेगा। सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन रहेगा, इसके बाद आज जो पहला टॉपिक है कैलेंडर वाला जो हमें चालू करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज पहली क्लास है, आपके लिए यही जानना जरूरी है कि सर जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें रीजनिंग वाले सेगमेंट में आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हमें कैसे पढ़ना है। वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं आपको आराम से बताता हुआ चलूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर पीएसटीसी परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम लगभग मैंने बताई थी आपको, लगभग मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट में होगी। तो आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना, अभी से आपके पास बहुत सारा समय है, अभी से स्टार्ट कर दो तैयारी को। आए समझ में। यहाँ यदि हम बात करें, छोटी सी चर्चा दोस्तों हम सिलेबस की करें, तो सिलेबस आपका किस प्रकार से रहने वाला है। आपका जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक तो क्या हम पढ़ तो किसी भी सीक्वेंस से सकते हैं, लेकिन हमें किस तरीके से रणनीति बनानी है, कैसे स्कोर किया जा सकता है। तो दोस्तों हम पहले उन टॉपिक्स को यहाँ पर लेंगे जिनमें से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। जैसे पहला टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा, हम यहाँ घड़ी और कैलेंडर के बारे में चर्चा करने वाले। क्लॉक के कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ मिरर इमेज वाले पूछे जाएंगे, बाटर इमेज वाले पूछे जाएंगे। आपसे दोस्तों एंगल पूछा जाएगा, डाइसों के बीच में, घड़ी की सुइयों के बीच में आपसे एंगल पूछा जाएगा। ऐसे ही यदि कैलेंडर टॉपिक की बात करें तो किसी भी वर्ष में आपसे कोई भी दिन पूछा जा सकता है, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रारंभिक या अंतिम दिन पूछा जा सकता है। आया समझ में। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर वाला। इसके बाद यदि मैं दूसरे टॉपिक की चर्चा करूं, यहाँ दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। घड़ी वाले टॉपिक की बात करें या भैया हम कैलेंडर वाले टॉपिक की बात करें, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और दोनों से ही लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आए समझ में। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट की बात करेंगे, दिशा परीक्षण। आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपने जब दिशाओं की जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में न्यूज सब चलता है। तो चार दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। नॉर्थ क्या, कौन सी दिशा होती है, साउथ क्या होती है, अपोजिट नॉर्थ का अपोजिट कौन सी होगी, साउथ होगी। ऐसे बोले उत्तर का अपोजिट कौन सी होगी, दक्षिण होगी। ऐसे दोस्तों ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होगी, पूर्व के अपोजिट पश्चिम होगी। यहाँ दिशाओं के खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। लगभग हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट से पूछे गए हैं। यहाँ कई कई बार ऐसा होता है आपसे रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति एक स्टार्टिंग बिंदु से प्रारंभ करता है, वो अपने दाएं घूमता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है। ऐसे क्वेश्चंसों का समावेश होता है। अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पर टॉपिक से पूछे जाते हैं। आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन टॉपिक्स की हम चर्चा कर रहे हैं वो एग्जाम रिलेटेड ही हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीएसटीसी में अच्छा स्कोर करना है तो आपको भी हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। आया समझ में। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक आपके रहने वाला है, सिटिंग अरेंजमेंट। जब आपको दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा, जब आपको डायरेक्शंस का पता लग जाएगा, दायां कैसे निकालते हैं, बायां क्या होता है, उत्तर कैसे निकाला जाता है, या उत्तरी दिशा कौन सी है, ऐसे दक्षिण से कैसे काउंटिंग की जाती है, यहाँ बैठक व्यवस्था वाले या सिटिंग अरेंजमेंट के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं हर एग्जाम में। वही मैं बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स है ना, लगभग लगभग 2-2 3-3 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में तो कई कई बार ऐसा होता है एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और लगभग 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। कोई भी सर्कल वाली सेटिंग अरेंजमेंट दे दी, वृत्तीय बैठक व्यवस्था दे दी। वृत्तीय बैठक व्यवस्था में 2 सिचुएशन बनेंगे, केंद्र की ओर मुंह करेंगे बैठने वालों के, केंद्र के विमुख मुंह करेंगे। तो ये टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज हमारी जो क्लास है ये सिलेबस डिस्कशन की है। तो यहाँ अगला जो टॉपिक है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर।
अगला टॉपिक कौन सा रहने वाला है, बैठक व्यवस्था की चर्चा करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट की चर्चा करेंगे आराम से, ज़्यादा हाइतोबा करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से एक एक टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है चैनल का, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लास्ट में जाके लाइक करके जाना। यदि इन्फॉर्मेशन क्लासेज आपको अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर आपको दोस्तों लाइक करना है। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आपका कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है ना, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और आपको यहाँ पर चर्चा में लाना है। एक छोटे से टॉपिक की और हम चर्चा करेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है ना, इससे पहले आपको थोड़ा सा अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए, कौन सा अक्षर किस पोजीशन पर आता है, कहाँ से काउंटिंग करेंगे। यहाँ यदि हम बात करें दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट करके, वर्णमाला परीक्षण करके, उसमें हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए कि साहब हमें अल्फ़ाबेट पर कैसे काम करना है। यदि हम ए वाले छोर से काउंटिंग करते हैं तो वो बाएं से काउंटिंग मानी जाएगी, यदि हम जेड वाले छोर से काउंटिंग करें तो वो दोस्तों दाएं से काउंटिंग मानी जाएगी। थोड़ी सी जानकारी हमें अल्फ़ाबेट की भी रखनी है, क्योंकि अल्फ़ाबेट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हर एग्जाम में। बीएसटीसी के एग्जाम की बात करूं तो लगभग हर सेशन में 2-2 3-3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से भी पूछे गए हैं। तो यहाँ हम अल्फ़ाबेट टेस्ट की बात करेंगे। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते, यहाँ आपको कोई भी एक अक्षरों का समूह दे देगा, उस अक्षरों के समूह को अगले अक्षरों के समूह से कोड कर देगा वो। आए समझ में? ऐसे आपको बताना नेक्स्ट अक्षरों का जो समूह उसकी कोडिंग क्या होगी। टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा। ऐसे नहीं करें, एक दिन में पूरी रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, केवल टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है साहब। इसके बाद जो अगला टॉपिक्स आपका रहेगा, अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के बाद जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सीरीज वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीरीज भी आपको यहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार की सीरीज या 3 टाइप्स की जो सीरीज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक सीरीज रहेगी अल्फ़ाबेट की, एक के बाद मान लो सी आता है, फिर इसके बाद अल्टरनेट में एक एक जो ग्रुप्स हैं उनके आधार पर हमको सीरीज बनानी है। कौन सा अक्षर हो सकता है, अगला अक्षर कौन सा होगा, एक कोई सीरीज दे देगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा अक्षर गलत है। ये तो रहेगी अल्फ़ाबेट वाली सीरीज। ऐसे ही एक सीरीज संख्याओं की आती है, संख्याओं की आपसे दे सकता है दोस्तों। यहाँ पर 2 के बाद मान लो उसने नेक्स्ट संख्या 5 दी, 5 के बाद मान लो नेक्स्ट संख्या उसने 8 दे दी, तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस के आधार पर सीरीज के क्वेश्चंस करने होते हैं। टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप केवल इतना सा ध्यान में रखो, हमें इस टॉपिक को भी पढ़ना है। पहली सीरीज कौन सी रहेगी, अल्फ़ाबेट वाली। पहली जो सीरीज रहेगी दोस्तों ये अल्फ़ाबेट सीरीज रहेगी। इसके बाद नंबर सीरीज रहेगी। कौन सी सीरीज रहेगी, नंबर सीरीज रहेगी। और एक और श्रेणी आपको पढ़नी है, वो कंटिन्यूस सीरीज आती है। दोनों की मिक्स भी पढ़नी है, अल्फ़ाबेट और नंबर की मिक्स भी आती है। इसके अलावा एक और सीरीज होती है दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूस, मतलब सतत श्रृंखला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ कोई भी एक समूह दे देगा, उसके बाद अगला समूह देता है, फिर उसके बाद अगला समूह देता है। तो आपको उन समूहों में एक सीरीज बनानी है, सततता वाली निरंतरता वाली एक सीरीज बनानी है। उस सीरीज के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा अगला टॉपिक्स कौन सा रहने वाला है दोस्तों, सीरीज का या श्रृंखला का रहने वाला है। इसके बाद जो अच्छा टॉपिक है आपके लिए आसान है, हालांकि सभी टॉपिक्स आसान है, ऐसा कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि साहब बहुत डिफिकल्ट है या हमें पढ़ने में बहुत समस्या आ रही है। ऐसा एक भी टॉपिक दोस्तों यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, ये टॉपिक रहने वाला है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का। आपको यहाँ जब ब्लड रिलेशन के बारे में बताया जाएगा तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अमुक व्यक्ति से अमुक व्यक्ति का क्या संबंध होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारे पिताजी हमारे क्या लगेंगे, साहब पिताजी लगेंगे, लेकिन हमारे पिताजी के हम क्या लगेंगे, पुत्र लगेंगे। ऐसे ही हमारे पिताजी के पिताजी हमारे क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे, और हमारे दादाजी के हम क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर पौत्र होंगे। ऐसे ही सीरीज बनानी है, या पोते होंगे। बात समझ में आई क्या? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहेगा, एक व्यक्ति की ओर एक महिला संकेत करते हुए कहती है कि यह, अब वो संबंध आपको यहाँ पर पता करना है कि वो किस तरीके से, यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट देके आपको कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर निकालना है, जो आंसर रहेगा वो किस तरीके से आपको संबंध बताना है। आए समझ में? छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता। एक सामान्य वार्तालाप पर आधारित क्वेश्चन बनता है। एक दोस्तों यहाँ पर कोई भी तस्वीर है, उस तस्वीर के संबंध के आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे संकेतों के माध्यम से, A + B का मतलब है A B का पुत्र है,
ए माइनस बी का मतलब है ए बी की मात्रा, ऐसे करके कुछ आपसे संबंध पर आधारित क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेट देखा जाता है, आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एकदम नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन यहाँ आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, तो ज्यादा आपको हैतोबा करने की कतई आवश्यकता नहीं है भैया। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके इंपॉर्टेंट। ये जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूं ना, ये सत्य मान के चलो दोस्तों, ये सभी टॉपिक्स आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक टॉपिक से लगभग लगभग 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छे टॉपिक्स हैं, लगभग इन्हीं टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आया समझ में? इन टॉपिक्स की हम बहुत बेहतर तरीके से चर्चा करने वाले हैं, तो आपको ये मानना है यदि आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो निश्चित तौर पर आप 150 में से रीजनिंग में 150 नंबर ही लेके आओगे। एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है, पहली क्लास में दावा करके जा रहा हूं। बात समझ में आई? जो टॉपिक्स है दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण जिसको बोला जाता है। यहां जब हम डायरेक्शन टेस्ट की चर्चा कर लेंगे, जब दोस्तों हम यहाँ पर अल्फाबेट की चर्चा कर लेंगे, जब हम सिटिंग अरेंजमेंट की चर्चा कर लेंगे, तो सेम इनसे ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है यहाँ पर रैंकिंग टेस्ट। आपसे पूछा जाएगा एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यदि राकेश प्रारंभ से 15वें स्थान पर है तो अंत से उसका कौन सा स्थान आएगा? आए समझ में? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बारे में कंपेयर करके क्वेश्चन पूछता है, दाएं से मोहन की स्थिति ये है और बाएं से अमुक व्यक्ति की स्थिति ये है, तो बताओ ये दोनों अपने स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं तो स्थितियां चेंज हो जाती हैं, तो बताओ इस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? ऐसे करके क्वेश्चन आपसे रैंकिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं। या कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, पहला जो व्यक्ति है या जिसका नाम मान लो मोहन है, मोहन राकेश के बाएं तीसरा है, ऐसे करके वो 5 व्यक्तियों को बैठा देगा, फिर आपसे कहेगा तो बताओ मध्य में कौन सा व्यक्ति होगा? ऐसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर रैंकिंग टेस्ट में पूछे जाते। सेम जो सेटिंग अरेंजमेंट का फंडा रहने वाला है ना, वो लगभग लगभग सेम रैंकिंग टेस्ट का ही फंडा है, आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। यहाँ सेटिंग अरेंजमेंट में तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, एक तो लाइनर मिलती है, एक तो लाइनर सेटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, रेखीय बैठक व्यवस्था मिलती है, और एक सर्किल वाली मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे क्रम परीक्षण में या रैंकिंग टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो लगभग लगभग लाइनर जैसे ही होंगे। आया समझ में? रैखिक बैठक व्यवस्था से ही रिलेटेड या रैखिक बैठक व्यवस्था के समान ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी आपको दोस्तों यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, यहाँ अगला टॉपिक रहने वाला है दोस्तों डाइस। डाइस मतलब पासा। आपने खूब गोटियां खेली हैं, आपने निश्चित तौर पर लूडो खेला होगा, और लूडो में आपने देखा होगा एक जो चलने वाला होता है ना, गोटी चलने का, उसको डाइस कहा जाता है, जिसको पास शकुनी के पास से, ध्यान आया ना, शकुनी के पासों की बदौलत ही महाभारत का युद्ध होता है। शकुनी के पासों की बदौलत ही एक बहुत बड़ी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता है। तो पासों का खेल है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पासे की जो पहले नियत है ना, उस नियत को समझना होगा। खोटी नियत वाला होता है ये। इसकी 2 प्रकार की नियत होती है, मतलब 2 प्रकार के पासे होते हैं। एक तो साधारण पासा होता है, एक मानक पासा होता है। पासे की जब बात करेंगे ना, तो एक तो साधारण पासा होगा और एक मानक पासा होता है। इन्हीं के आधार पर आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे कोई भी एक स्थिति देकर ये पूछ सकता है, पासे में 6 तक अंक अंकित होते हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक निश्चित पासा आपके सामने रिप्रेजेंट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या एक क्वेश्चन में एक ही पासे की 2 स्थितियों को दर्शाकर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी 2 स्थिति आपके सामने दे दी और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। आए समझ में? तो यहाँ पर डाइस से भी लगभग लगभग हर एग्जाम में, हर सेशन में आपसे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। डाइस के साथ साथ ही, इस टॉपिक के साथ साथ ही, एक आपके दोस्तों क्यू और कीवर्ड वाला क्वेश्चन है, घन और घनाभ वाला। बात समझ में आई? यहीं एक छोटा सा क्वेश्चन है, घन और घनाभ वाला जो टॉपिक है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बड़ा घनाकार बॉक्स है, या ऐसे कह सकते हैं उसकी जो भुजा है ना, वो 8 सेंटीमीटर की, इसको 2-2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी? या इस घन को कलर कर देंगे अपन। कलर करने के बाद ऐसे कई क्वेश्चन पूछता है कि इसकी एक सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। लगभग लगभग देखा यह जाता है कि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और दोस्तों घन और घनाभ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट ही हैं, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं। ठीक है, आपके अगला टॉपिक जो रहेगा ये रहेगा एनालॉगी।
अब एक छोटा सा माइंडसेट आपको यहाँ पर करना होगा। देखो, लगभग कैलेंडर की बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, सिटिंग की बात करूं, अल्फाबेट की बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज की बात करें अपन, और ब्लड रिलेशन, और इसके साथ साथ रैंकिंग टेस्ट की बात करें, तो ये टॉपिक ऐसे हैं, यहां लगभग लगभग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का जुड़ाव कम है। जब हम क्लॉक को पढ़ेंगे ना, तो यहां डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। डायरेक्शन को पढ़ेंगे तो यहां थोड़ा सा संबंध बैठक व्यवस्था में दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा एक दूसरे पर कोरिलेटेड हो। मतलब ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अलग अलग टॉपिक की अलग अलग नियति है। हम आराम से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, कोई भी समस्या हमें नहीं आती। जैसे हम अभी चर्चा की थी हमने, यदि हमने बैठक व्यवस्था को ढंग से पढ़ लिया ना, तो हमें रैंकिंग में थोड़ी कम समस्याएं आती है। लेकिन रैंकिंग का ब्लड रिलेशन से कोई संबंध नहीं है। आए समझ में? यहां जुड़ाव नहीं टॉपिक्स का, सभी टॉपिक्स लगभग लगभग अलग हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से जुड़े हुए हैं। तो आपको यहां कोई भी समस्या आने वाली नहीं। ऐसा नहीं कि साहब हमारा प्रारंभिक वाला टॉपिक है, हमने पहला टॉपिक घड़ी कैलेंडर को नहीं पढ़ा तो हमारे दशा समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी सी जानकारी यदि हमें टॉपिक्स की है तो लगभग लगभग हमारे लिए सभी टॉपिक्स इजी हैं, आसान है, आसानी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो अगला टॉपिक रहेगा आपके एनालॉगी सादृश्यता वाला रहने वाला है। सादृश्यता वाला टॉपिक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा, एक किसी समूह का संबंध दूसरे समूह से दे दिया, अब आपको तीसरे समूह का संबंध चौथे से बताना है। किस प्रकार से? जैसे आपने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, यदि मैं ये कहूं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने यही ले लेता हूं। मैं यदि आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये पूछूं, जैसे भारत का जो संबंध दिल्ली से है, इसका भारत का संबंध जो दिल्ली से है, वही संबंध आपसे मान लो पाकिस्तान का पूछ लिया जाए, ये पाकिस्तान का किससे होगा? तो सीधा अपन को थोड़ा सा ये समझना है कि भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली है। आए समझ में? ऐसे ही पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? इस्लामाबाद होगी। बात समझ भाई? तो यहां जैसे पहले समूह का संबंध दूसरे से था, या दूसरे समूह का जो संबंध पहले से था वही संबंध क्या इस प्रकार का हमने निकाला है क्या? या इसी क्वेश्चंस को यदि हम चर्चा में लाएं, ये क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित भी पूछा जा सकता है। देखो, जैसे मान लो, और अगले क्वेश्चन की हम दोस्तों यहां पर चर्चा करें, मान लो मैंने ये कह दिया साहब 2 का संबंध जो 8 से है, वही संबंध बताओ साहब 5 का किससे होगा? यदि उसी संबंध की बात करें हम, ये 5 का किस होगा आपसे यहां पर पूछा जा सकता है। तो यदि हम चर्चा में लाएंगे ना, तो देखो ये 2 का क्यूब है, 2 का क्या है? क्यूब है। 2 का क्यूब कितना होगा? 8। तो यहां आपको बताना होगा 5 का क्यूब कितना होगा। जैसे ही हम 5 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों यहां पर कितना आने वाला है? 125 आने वाला है। बात समझ में? ऐसे यहां पर एनालॉगी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको यहां भी कोई समस्या आने वाली नहीं, एकदम साधारण तरीके से अपन इस टॉपिक को समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक की हम दोस्तों यहां पर चर्चा करें। अगला टॉपिक आपके क्लासिफिकेशन का रहने वाला है, ये वर्गीकरण है। यदि सादृश्यता आपको बेहतर समझ में आ गया ना, तो वर्गीकरण भी बेहतर समझ में आ जाएगा, यहां भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी आपके सामने 4 विकल्प दे दी और कहा जाएगा इन चारों विकल्पों में से एक अलग विकल्प कौन सा है। बात समझ में आई? जैसे ही यदि मैं एक छोटे से क्वेश्चन की बात करूं, कुछ आपके सामने 3 संख्याओं के वर्ग दे दिए और एक संख्या का क्यूब दे दिया, तो वो क्यूब वाली संख्या क्या होगी? डिफरेंट होगी। उस डिफरेंट का ही आपको चयन करना है। यहां जो अलग समूह है ना, एक वर्ग बनेगा, उस वर्ग से अलग जो समूह निकलेगा उसका आपको चयन करना होता है। क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है ना, ये भी बेहद आसान है, यहां भी हमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है साहब, इसके बाद अगला टॉपिक आपके वेन डायग्राम रहने वाला है। वेन डायग्राम आपको केवल स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए, केवल जो आपके सामने जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया है उस डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए। यदि हमने डायग्राम को ढंग से पढ़ लिया तो हमें क्वेश्चंस करने में छोटी सी भी समस्या आने वाली नहीं होती। कई बार ऐसे होता है, इसमें कोई फिगर दे देता है, ऐसे करके मान लो एक फिगर दे दी, इसमें यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख दी और ये कहा ये इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है, ये टीचर को रिप्रेजेंट करता है, इसके बाद ये खिलाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो इंजीनियर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और अध्यापक भी हैं। तो आपको ऐसे समूह का चयन करना होता है, तो तीनों में जो कॉमन है ना वो समूह आएगा। बात समझ में आई? ये एक आपके सामने डायग्राम, वेन डायग्राम का मतलब होता है एक वेन आलेख बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आए समझ में? बेहद आसान टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है ये दोस्तों
स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है, कथन और निष्कर्ष वाला है। यहाँ आपको 2 या 3 कथन दे दिए जाएंगे, संभवतः कई बार एक भी कथन दे दिया जाता है। 2 या 3 कथन दिए, उसके आधार पर आपको निष्कर्ष बताने हैं कि कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे। जैसे मान लो उस स्टेटमेंट में जो उसने कह दिया ना, वो स्टेटमेंट आपको सत्य मान के चलना है। उसने यदि कहा सभी व्यक्ति गधे हैं, सभी व्यक्ति क्या हैं साहब, गधे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर मानना होगा कि सभी व्यक्ति क्या हैं, गधे हैं। आया समझ में? ऐसे करके आपसे 2 स्टेटमेंट दे दिए, 3 स्टेटमेंट दे दिए। अब आपको उन स्टेटमेंट के कंक्लूजन से निकालने, निष्कर्ष निकालने हैं। टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक आपका रहने वाला है, ये फिगर काउंटिंग रहेगा। फोकट के नंबर है रीजनिंग के, आपको समझ रहा हो, समझ में तो लगभग आना लग गया होगा कि इन टॉपिक्स में कुछ नहीं है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है ना, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ऐसा कुछ नहीं है कि साहब इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ पाएंगे, इस टॉपिक के बारे में हम नहीं नॉलेज ले पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला टॉपिक जो है आपके फिगर काउंटिंग का रहेगा, आकृति गणना का रहेगा, आकृति श्रृंखला वाला रहने वाला है। इस टॉपिक में आपको कोई भी एक आकृति देकर उसमें पूछा जाता है कि इस आकृति में बताओ साहब ट्रायंगल की या त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में आपसे गोलों की संख्या पूछी जा सकती है, वृत्तों की संख्या पूछी जा सकती है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये टॉपिक भी लगभग आसान है। तो मैंने आपके सामने लगभग दोस्तों यहाँ पर लगभग 14-15 टॉपिक्स की चर्चा की है। ये कितने टॉपिक हो गए? 13, और 2 टॉपिक मैंने यहाँ पर हाइड किए हैं, एक तो घनघनाव वाला और एक अल्फाबेट टेस्ट वाला। लगभग 15 टॉपिक्स की हमने चर्चा की है और हर टॉपिक से, ईमानदारी वाली बात है दोस्तों, ये लगभग हर टॉपिक से प्रत्येक सेशन या प्रत्येक एग्जाम में लगभग 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी से 4 पूछे जा रहे हैं। तो लगभग इन्हीं टॉपिक से रीजनिंग वाला आपका जो पूरा की पूरा सेगमेंट है वो कंप्लीट होने वाला है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिस टॉपिक को आप कवर नहीं कर पाओ। आया समझ में? एक बार दोस्तों छोटा सा आपसे मैं यहाँ पर काम करवाने वाला हूँ। आप मुझे थोड़ा सा ये बता के चलो कि साहब, कमेंट में आपको ये कमेंट करना है कि साहब इनमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको पहली बार में ऐसा लग रहा है कि साहब ये टॉपिक हमें बड़ा डिफिकल्ट लगा। जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, क्या इनमें से कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। आपको निश्चित तौर पर कमेंट करके ये बताना होगा कि साहब ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है। उस टॉपिक पर दोस्तों निश्चित तौर पर हम प्रारंभ में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब ये टॉपिक डिफिकल्ट है। लगभग सभी के जितनी भी टॉपिक्स की हमने चर्चा की है आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और लगभग सभी टॉपिक्स इजी हैं। आया समझ में? आप इतना सा काम और कर सकते हो, यदि आपने तैयारी को प्रारंभ नहीं किया है तो आप हमारे साथ तैयारी को प्रारंभ करें। रीजनिंग वाली क्लासेज प्रारंभ हो चुकी हैं। ठीक है, जीके वाली क्लास जैसे आपके पास नेक्स्ट कोई भी सूचना हम यहाँ पर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। जीके वाली क्लास भी लगभग चालू होने वाली है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाली क्लास भी लगभग चालू होने वाली है। तो आपके लिए दोस्तों एक बेहतर रणनीति के साथ हम काम करने वाले हैं। आया समझ में? इनमें से एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम आज टॉपिक भी प्रारंभ करने वाले हैं, तो अभी जाना नहीं है आपको। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा उस टॉपिक को हमने पहले नंबर पर ही रखा है। पहला टॉपिक चर्चा करेंगे घड़ी कैलेंडर में से कैलेंडर को। बात समझ में आई? एकदम इजी टॉपिक है, आपको कोई भी समस्या दोस्तों यहाँ पर आने वाली नहीं है। कैलेंडर की जब चर्चा प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। यदि हम चर्चा को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी चीज आपसे या छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि साहब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक क्या है? कैलेंडर की यदि हम चर्चा करें ना तो आखिरकार ये टॉपिक है क्या? क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? ये टॉपिक्स आया कहां से? यदि मैं आपसे बात करूं, आपने लगभग घर में सभी व्यक्तियों ने एक छोटा सा कैलेंडर तो देखा ही होगा। आया समझ में कि नहीं आया? लगभग सबने कैलेंडर देखा है। और यदि कैलेंडर देखा होगा तो एक छोटी सी बात आपकी समझ में आ जाएगी कि साहब इस कैलेंडर में लगभग हम एक चीज देखते हैं कि साहब इस कैलेंडर में 1 वर्ष की योजना होती है। बात समझ में आई? आपने यदि कैलेंडर देखा होगा ना तो कैलेंडर 1 वर्ष का होता है। 1 जनवरी से प्रारंभ होता है, जिसकी पहली जो डेट होती है ना वो दोस्तों 1 जनवरी से कैलेंडर प्रारंभ होता है
और ये 31 दिसंबर तक, कब तक की बात करेंगे हम, 31 दिसंबर तक का एक पूरा की पूरा जो वर्षीय कार्यक्रम है या जो पूरे वर्ष के प्रोग्राम्स हैं या पूरे वर्ष की योजना है, यदि मैं 1 जनवरी से प्रारंभ करते हुए और 31 दिसंबर तक की पूरी योजना को एक जगह पढ़ना चाहूं तो मैं कहां पढ़ूंगा दोस्तों, हम कैलेंडर की चर्चा करेंगे। इसका मतलब हमें छोटी सी बात ये समझ में आती है कि ये कैलेंडर साहब कुछ नहीं है, ऐसा इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना समझ में आ गया कि इस कैलेंडर में बात केवल और केवल किसकी होती है, वर्ष की होती है, ईयर की चर्चा की जाती है। बात समझ में आई। अब हमें थोड़ी सी चर्चा को यहाँ आगे बढ़ाना है कि साहब ये वर्ष आखिरकार होता क्या है। जैसे यदि प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं, 2025 रनिंग में भैया, थोड़े दिनों बाद 2026 का आगमन होगा, हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे अपन सब, और कौन सी वर्ष का आगमन होगा, 2026 का आगमन होगा। इसका मतलब अभी हम प्रेजेंट में जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं ना, या प्रेजेंट में हम जिस कैलेंडर की बात कर रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है साहब, 2025 का। और आज से कुछ दिन बाद हैप्पी न्यू ईयर बनाने के बाद हम किस कैलेंडर की चर्चा करेंगे, 2026 की चर्चा करेंगे। तो साहब इन दोनों कैलेंडर में क्या डिफरेंस है, इससे पहले जो कैलेंडर निकला वो साहब 2024 वाला निकला। तो आखिरकार हम इन कैलेंडर्स में डिफरेंस कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपके मन में यहाँ एक निश्चित तौर पर क्वेश्चन उठना चाहिए कि साहब इन कैलेंडर में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे तो खूब सारे कैलेंडर हम निकल गए, पता नहीं हमारा जन्म हुआ है लगभग ये मान के चलो सभी ने लगभग 18-20 कैलेंडर देख लिए होंगे। तो साहब इन हमारे जीवन में जो 18-20 कैलेंडर निकले हैं, इनमें डिफरेंस क्या था, उस डिफरेंस को हम एक टॉपिक के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि साहब आखिरकार पूरा मामला इस वर्ष का है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का शिकार किया जाए जो निश्चित तौर पर हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पहला व्यक्ति या पहला जो फैक्ट है वो क्या निकल के आता है, वर्ष वाला। तो सबसे पहले साहब इस वर्ष को समझा जाए कि आखिरकार ये वर्ष होता क्या है। देखो मैंने आपसे यहां पर कुछ वर्षों की चर्चा करी है। यदि मैं प्रेजेंट जो रनिंग ईयर है, यदि मैं उस ईयर की बात करूं तो आपको यह समझ में आ जाएगा साहब ये वाला वर्ष कौन सा है, 2025 है। कौन सा है, 2025 है। अब यदि मैं इस 2025 की ही चर्चा करूं तो आपको थोड़ा सा यह समझना होगा कि साहब एक तो इसमें यह संख्या 2000 है और एक संख्या साहब इसमें कौन सी है, 25 है। तो यहां ये जो 2000 है ना, ये तो शताब्दी है। ये क्या है भैया, ये शताब्दी है, आया समझ में। और ये क्या है, वर्ष है। ये क्या है, वर्ष है। बात समझ में आई कि नहीं आई। 2000 तो क्या है, शताब्दी है। 21वीं सदी की बात करें, मतलब 2100 तक कौन सी सदी रहेगी, 21वीं, लेकिन शताब्दी कौन सी है, 2000वीं। और दोस्तों ये वर्ष कौन सा है, 25 है। अब यहां से जब क्वेश्चंस बनेंगे ना तो इस वर्ष को भी हम 2 भागों में बांटने वाले हैं। थोड़ा सा आराम से समझते चलें। यदि हम चर्चा को प्रारंभ करें तो पहली बात ये हुई कि साहब हमारे ये जो वर्ष था ना, इस वर्ष को हमने 2 भागों में बांट दिया था। एक तो शताब्दी निकल के आता है और एक वर्ष निकल के आता है। शताब्दी होगी हमारी 2000वीं, 1900वीं, 1800वीं, 1700वीं, 2100वीं, ये तो क्या रहेंगी, शताब्दी। और वर्ष की यदि हम चर्चा करेंगे तो यहां इस वर्ष को भी 2 तरीके से आपको पढ़ना है। एक तो वर्ष होता है साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष होगा, एक तो वर्ष आपके रहने वाला है साधारण वर्ष रहने वाला है, और एक वर्ष रहने वाला है दोस्तों लीप वर्ष रहने वाला है। ये मामला क्या निकल के आता है सब, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो आपने लगभग देखा होगा, मैंने जिस एक वर्ष की बात करी ना, इस एक वर्ष की पूरी योजना जो है, वो पूरी योजना को यदि मैं छोटे भागों में बांट के चलूं ना, तो दोस्तों ये सबसे जो छोटा भाग इसका निकल के आता है, या इस वर्ष से जो छोटा भाग निकल के आता है वो महीने निकल के आता है। इस एक वर्ष की योजना को यदि मैं तोड़ूं ना तो ये 12 महीनों में टूटता है साहब। कितने महीने होते हैं आपके, 12 महीने, जिनको हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कहते हैं। तो इस एक वर्ष की योजना को कितने भागों में बांटा, 12 भागों में बांटा। और यदि हम इस एक वर्ष की योजना को 12 भागों में बांटते हुए यदि एक चीज पर गौर करते हैं, यदि एक बिंदु पर गौर करें, तो आपने देखा होगा
साहब ये जो जनवरी है ना, ये जनवरी तो हर बार 31 की आती है, लेकिन साहब ये फरवरी है ना, ये फरवरी कभी तो 28 की आ जाती है और कभी कितने की आती है साहब, 29 की आती है। तो इस समस्या का निराकरण करेंगे हम इनके माध्यम से। आपने देखा होगा साहब ये मार्च, इस फरवरी के अलावा हमने मार्च को 31 का देखा है। यदि हम अप्रैल की बात करें तो ये हमेशा ही 30 का आता है, ये कभी ऐसा नहीं हुआ साहब अप्रैल कभी 30 का कभी 31 का। यदि हम अप्रैल के बाद मई की बात करें तो साहब मई भी हर बार ही 31 का आता है। ऐसे यदि जून की बात करें ये हर बार ही 30 का आता है। लेकिन साहब ये फरवरी को क्या समस्या हो गई आखिरकार ऐसी, जो ये कभी तो 28 का आ जाता है और कभी कितने का आता है, 29 का आता है। इसके आधार पर ही दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का निराकरण हम सबसे पहले दोस्तों इस वर्ष को कितने भागों में बांट कर करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। एक तो कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष, और एक लीप वर्ष। ये साधारण जो वर्ष होता है ना, इसको ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे साहब, ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे। और ये जो लीप होगा ना, इसको अपन डायरेक्ट लीप ईयर बोलेंगे। बात समझ में आई। वर्ष को 2 भागों में बांटा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लेकिन साधारण वर्ष कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष कौन सा वर्ष होगा, मैं आपके सामने यहाँ कुछ ईयर की चर्चा कर रहा हूं। आपको अभी यहाँ कमेंट बॉक्स में ये बता के चलना है, मैं भी बताने वाला हूं, लेकिन अभी पहले आप तुरंत बताओगे साहब कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप ईयर है। मैं आपके सामने कुछ वर्ष लिख रहा हूं। 1934 को बताओगे, यदि पहले पढ़ा हुआ है, कौन सा वर्ष साधारण होगा, कौन सा वर्ष लीप होगा। एक हमारा प्रेजेंट रनिंग ईयर है 2025 को बताओगे, साधारण में आएगा लीप में आएगा। एक आप बताने वाले 1988 को बताओगे, साधारण में आएगा लीप में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप अभी आपको प्रेजेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के साथ पहला साधारण होगा, दूसरा लीप होगा या कैसे होगा, ये आपको जल्दी बताना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं समझाऊंगा आपको किस प्रकार से आपको लीप ईयर और ये साधारण ईयर निकालने होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष और लीप ईयर, लीप जो वर्ष है वो किस प्रकार से निकाल, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन प्रारंभ होता है। आपकी पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस यहीं से पुटअप होंगे। बात समझ में आई। अब देखो, यदि हम चर्चा करें ना तो साहब ये थोड़ा सा मामला आप पहले समझाओ। साधारण वर्ष तो कौन सा वर्ष होगा और लीप वर्ष कौन सा वर्ष होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इतना सा ध्यान में रखना है, आपको 4 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम पता होना चाहिए। और 4 की भाजकता का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 4 से भाजित होगी, और नहीं जाता है तो वो संख्या 4 से भाजित नहीं। बस यहीं से क्वेश्चन, यदि संख्या के अंतिम दोनों अंकों में 4 का भाग चला जाए या वह जो वर्ष है 4 से भाजित है तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं आ जाओ। क्या 34 में 2 अंकों में देखना है, लास्ट वाले 2 डिजिट में ही आपको चेक करना है। इसका मतलब आपको शताब्दी से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल वर्ष में ही भाग दे के देखना है। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या 34 में 4 का भाग जाता है क्या? आपके समझ में आ जाएगा साहब, 8 चौका 32 और 8 9 चौका 36 होता है। या अपन कहें 4 अट्ठे 32 होता है, 4 नम 36 होता है, लेकिन 34 तो आता ही नहीं है। इसका मतलब साहब 4 का भाग यहाँ नहीं गया। जब 4 का भाग इसमें नहीं जाता है तो साहब ये लीप में तो नहीं आएगा। इसका मतलब 4 का भाग नहीं गया, लीप में नहीं आया, तो ये कहाँ आएगा, साधारण में आने वाला है। चेक करें अपन, क्या 25 में जाएगा, क्या नहीं जाएगा। लेकिन साहब 88 में तो जाता है 22 बार, इसका मतलब ये यहाँ आने वाला है। या अपन बात करें 1988 कौन सा वर्ष रहेगा, लीप वर्ष रहेगा। और यदि 4 से भाजित वर्ष नहीं है, यदि वर्ष 4 से भाजित नहीं है तो वो क्या होगा, साधारण होगा। अब आपके बेहद सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। जिन भी वर्षों में 4 का भाग जाएगा वो साधारण वर्ष नहीं होकर लीप वर्ष होंगे, और जिन वर्षों में 4 का भाग नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष होंगे। सबसे पहला तो ये डाउट आपके मन में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। साधारण वर्ष 4 से भाजित नहीं होगा और लीप वर्ष 4 से भाजित होगा। अब हम चर्चा करेंगे 28 और 29 दिन वाला क्या क्या फैक्ट निकल के आते हैं। पहले आपको ये समझ में करना होगा, या आपको ये समझ में आना चाहिए कि साहब साधारण वर्ष कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष कौन सा वर्ष होगा। 4 से भाजित है तो लीप, 4 से भाजित नहीं है तो साधारण।
यहीं यदि हम बात करें ना तो एक आपके सामने शताब्दी भी थी। तब वर्ष को तो हम समझ गए कि वर्ष तो लीप और साधारण कौन सा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप यहीं शताब्दी को और बता दें कि शताब्दी कौन सी शताब्दी लीप होगी और कौन सी शताब्दी साधारण होगी। वर्ष के लिए 4 का भाग और जो शताब्दी वर्ष है या जो शताब्दी उसके लिए 400 का भाग। जैसे मैंने अभी आपके सामने 2000 लिखा था, तो मुझे बताओ 2000 में क्या 400 का भाग चला जाता है क्या? साहब जाता है 5 बार। इसका मतलब यदि शताब्दी की बात करें, किसकी बात करें? यदि शताब्दी की बात करें और दी गई शताब्दी 400 से भाजित है, किससे भाजित है? यदि 400 से भाजित है तो वो शताब्दी कौन सी होगी? लीप शताब्दी होगी। 1600वीं शताब्दी लीप शताब्दी है, 1200वीं शताब्दी लीप शताब्दी है, 2000 शताब्दी लीप शताब्दी है, 2400 शताब्दी कौन सी शताब्दी होगी? लीप शताब्दी होगी। लेकिन यदि शताब्दी 400 से भाजित नहीं है, यदि शताब्दी 400 से भाजित नहीं है तो वो शताब्दी कौन सी होगी? साधारण की होगी। जैसे 1900वीं शताब्दी, 1700वीं शताब्दी, 1500वीं शताब्दी, 1800वीं शताब्दी, ये शताब्दी कौन सी होंगी? साधारण की। आपके वर्ष और शताब्दी में आप इतना डिफरेंस कर सकते हो कि साधारण शताब्दी कौन सी होगी और लीप शताब्दी कौन सी। किसी को कोई समस्या है क्या ये चेक करने में? साधारण वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष कौन सा होगा? किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है। किसी को ये समस्या है कि साहब शताब्दी को हम चेक करें तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि साधारण शताब्दी कौन सी है, लीप शताब्दी कौन सी है? किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है। यदि समस्या नहीं है ना तो आप पहला स्टेप क्लियर कर चुके हो। ठीक है, देखो हमने पता कर लिया यदि वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है तो साधारण होगा, और यदि वर्ष में 4 का भाग चला जाता है तो लीप होगा। शताब्दी में 400 का भाग चला जाता है तो लीप होगी, और यदि 400 का भाग नहीं जाता है तो वो कौन सी होगी? साधारण होगी। समस्या नहीं है। अब देखो, अब यही मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा ये जो दिन है ना, एक वर्ष में आपने दो तरीके से पढ़ा होगा। कभी कभी तो साहब एक वर्ष में 365 दिन हो जाते हैं और कभी कभी एक वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो फरवरी वाला जो लॉजिक है ना, कभी कभी तो फरवरी 28 की है तो 28 की है तो एक दिन कब है, मतलब 365 दिन रहने वाले हैं। और यदि फरवरी 29 की है तो यहां पर 366 दिन रहने वाले हैं। इसी वर्ष को दोस्तों यहां पर ये जो 366 वाला दिन वाला जो वर्ष है ना, वो वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। बात समझ में आई? यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है ना, तो निश्चित है उस वर्ष में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे, और 366 दिन होंगे। इसका मतलब यहां फरवरी कितनी की होगी? फरवरी दोस्तों 29 की रहने वाली है। बात समझ में आई? और यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है, तो यहां दिन कितने रहेंगे? 365 दिन रहने वाले हैं, और यहां फरवरी कितने की रहेगी? 28 की रहेगी। बाकी के महीनों के दिन समान। जनवरी 31 की है तो वो दोनों में 31 की रहेगी। यदि मई 31 का है तो दोनों में 31 का रहेगा। यदि अगस्त 31 का है तो दोनों में 31 का रहेगा। बात समझ में आई? यदि नवंबर 30 है तो दोनों ही जगह 30 है, लेकिन फरवरी में ही डिफ्लेक्शन आता है, फरवरी में ही दिनों का परिवर्तन होता है। बात समझ में आई? साधारण की फरवरी 28 की होगी और लीप की फरवरी 29 की होगी। जैसे आपने सुना होगा सलमान खान जब अपनी उम्र बताता है ना, सलमान खान जब अपनी उम्र बताता है तो लगभग 18 वर्ष बता देता है। कितनी वर्ष बता देता है? 18 वर्ष। या मैं बात करूं दोस्तों 15 वर्ष बता देता है। 15 वर्ष का मतलब क्या? उसका जो जन्म हुआ था ना 29 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 29 फरवरी को हुआ था। 4 साल में एक बार आता है, तो मैं ये कह दूंगा वो 60 साल का होने वाला है। इसका मतलब उसका 15वां जन्मदिन है, तो क्या वो 15 साल का है क्या? नहीं। लीप जो वर्ष है ना, उसमें फरवरी 29 की 4 वर्ष के बाद आती है, क्योंकि लीप वर्ष ही 4 वर्ष के बाद आएगा। जैसे यदि हम चर्चा करें लीप वर्ष साहब 2020 आ गया, क्योंकि 4 का भाग जाता है। अब इसके 4 साल बाद देखो 2021 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 22 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 23 में 4 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही 24 आएगा ना, मतलब लीप वर्ष हो जाएगा। तो ये जो लीप वर्ष है कितने वर्ष के बाद आया? 4 वर्ष के बाद आया। मतलब यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ है तो वो निश्चित है सामान्य व्यक्ति से लगभग 4 गुना कम उम्र का रहने वाला है बातों में। मतलब वो अपना जन्मदिन है ना, वो दोस्तों आपसे लगभग 4 गुना कम मनाने वाला है। बात समझ में आई? मतलब लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। फरवरी का लॉजिक समझ में आया? 28 और 29 का कब होगा? किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है।
अब यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये साहब जो 365 दिन है ना, इनको थोड़ा सा आप चेंज करके बताओ। आपने महीने के हिसाब से बता दिया कि महीने केवल फरवरी में दिनों का परिवर्तन होगा, बाकी सब जगह सेम रहने वाले हैं। अब महीने से यदि कम पे आए ना, तो साहब हमने सप्ताह और पढ़े हैं, सप्ताह का मामला भी थोड़ा सा समझाएं। आपने सप्ताह को पढ़ा होगा, तो सप्ताह में 7 दिन होंगे। यदि हम सप्ताह की बात करें ना, तो एक सप्ताह में दोस्तों कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कहीं से प्रारंभ कर लें अपन, यही दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। मतलब कितने दिन होंगे? 7 दिनों से मिलकर बनता है एक सप्ताह। क्या बनेगा? एक वीक बनेगा। बात समझ में भाई? एक सप्ताह बनता है। और आपको ये बताना होगा कि इन 365 दिन में कितने सप्ताह बनते हैं। बनाने के लिए 7 दिनों का एक सप्ताह, तो 365 दिनों की यदि तुम सप्ताह बनाओगे ना, तो सीधा सीधा 7 का जब भाग दोगे तो कितने सप्ताह बनेंगे साहब? 52 सप्ताह बनने वाले हैं। लेकिन एक दिन और बचेगा, मतलब कितने दिन बनेंगे? 52 सप्ताह और एक दिन। क्वेश्चन में काम आने वाली ये चीजें। और यदि यहां बात करेंगे, तो यहां बनने वाले 52 सप्ताह और कितने दिन? 2 दिन, क्योंकि यहां 2 शेष रहेगा। 7 का भाग देने पर कितना शेष रहेगा? 2 दिन। यहां 52 सप्ताह और एक दिन, यहां 52 सप्ताह और कितने दिन रहेंगे? 2 दिन रहेंगे। किसी को लीप और साधारण में कोई समस्या? नहीं। फरवरी में कोई समस्या 28-29 की कैसे कैसे होती है? कोई समस्या है क्या? नहीं है। इसके बाद मुझे बताओ, इन सप्ताह के दिनों में कोई समस्या है क्या? यदि किसी को कोई भी समस्या आती है ना, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आपकी समस्या का तुरंत निराकरण किया जाएगा। आया समझ में? ये शताब्दी का कंसेप्ट समझ में आ गया, वर्ष का कंसेप्ट समझ में आ गया, साधारण लीप का समझ में आ गया, दिनों का समझ में आ गया। सप्ताह कितने बनेंगे? 52 सप्ताह और एक दिन बनेगा। यहाँ 52 सप्ताह और 2 दिन बनेगा। आया बात समझ में? ठीक है। अब मैं आपके सामने यहाँ कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। आपको ये बताना है कौन कौन से वर्ष साधारण होंगे, कौन कौन से लीप होंगे, किस वर्ष में फरवरी 28 की होगी और किस वर्ष में फरवरी 29 की होगी। ठीक है साहब? छोटा सा सेगमेंट आपके लिए एक और मैं छोड़ के जा रहा हूं। आपको इनमें से लीप वर्ष और साधारण वर्ष का चयन करना है। आपको छांटने हैं कौन कौन से वर्ष लीप वर्ष हैं और कौन कौन से वर्ष साधारण वर्ष हैं। कल की क्लास हम जब प्रारंभ करेंगे तो आपके पास इनके जवाब होने चाहिए, ठीक है? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कर देना, भले ही कि साहब आपने जो 1 नंबर लिखा था लीप में आएगा या साधारण में आएगा, ठीक है? दूसरा है 1812 ने, पहला 1947, दूसरा 1812 नो। तीसरा 1656, चौथा 2003। साथ के साथ ये भी बता देना फरवरी की स्थिति क्या होगी। पांचवा आपको बताना है 2018। छठवा यही बताना है आपको दोस्तों, आने वाला जो वर्ष है 2026, ये कौन सा होगा। सातवां बताओगे साहब आप 1952 को बताओ। आठवां 1916 को बता देना। और नवा आप बताओगे दोस्तों यहीं 2012 के बारे में। आपको चयन करना है कौन कौन से वर्ष साधारण होंगे और कौन कौन से वर्ष लीप होंगे। ये आपके लिए साहब होमवर्क रहा, ठीक है? यदि आज की क्लास में किसी को कोई भी समस्या है, यदि आज की क्लास में किसी को कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों? और इन क्वेश्चंस के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में करने। पहला लीप होगा, दूसरा साधारण होगा। ये आपको इस तरीके से बताना है किस तरीके से इनके पोजीशन होगी, किस प्रकार से साधारण और लीप होंगे, ठीक है दोस्तों? अगली क्लास में जब हम बात करेंगे, तो यहीं से चर्चा को प्रारंभ करते हुए अगली क्लास जो आपके लिए रहने वाली है वो क्वेश्चन सेशन रहेगा। क्वेश्चंस के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हमने सिलेबस डिस्कशन किया। सिलेबस डिस्कशन के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि बीएसटीसी वाले सेगमेंट में रीजनिंग वाले पोर्शन में 150 में से 150 नंबर किस प्रकार से लाए जा सकते हैं, हमारी रणनीति क्या रहेगी, किस प्रकार से हमें टॉपिक्स को पढ़ना है। फिर आगे हमने आज पहला टॉपिक प्रारंभ किया कैलेंडर।
उसमें हमने लीप और साधारण की चर्चा की। लीप और साधारण को किस प्रकार से चेक किया जाता है मैंने आपको पूरा बताया। साथ के साथ आपके लिए यहाँ होमवर्क में मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं जिनके जवाब आपको बताने हैं। किसी भी विद्यार्थियों को यदि क्लास के दौरान कोई भी समस्या आई है या कोई भी बिंदु समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर कमेंट करें, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली क्लास में।